अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक सानहा रुनुमा हुआ है। यूनान के करीब बहरा रूम में मुसाफिरों से भरी कश्ती उलट गई। तकरीबन 700 के करीब मुसाफिर इस बदकिस्मत कश्ती में सवार थे, जिनमें 300 के करीब पाकिस्तानी थे। बड़ी तादाद में मुसाफिर लुक़मा अजल बन चुके हैं और कई अभी तक लापता हैं। अब 12 पाकिस्तानी इस हादसे में बच गए हैं। तो जो लोग बचे हैं उनकी तरफ से बड़े तशवीशनाक इंकशाफात सामने आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि कश्ती में 250 अफराद की गुंजाइश थी और 750 मुसाफिरों को बिठाया गया था और यूनानी कोस्ट गार्ड से बचने के लिए कश्ती समुद्र में ही काफ़ी देर तक चक्कर लगाती रही थी। तो अब देखा जाए तो ये मामला इंसानी स्मगलिंग से जुड़ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े की इंक्वायरी और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ घेरा तंग करने की हिदायत कर दी है। अब तक इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस कई एजेंट्स को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, मगर सोचने की बात यह है कि वो कौन सी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से लोग इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गैंग के हत्थे चढ़ जाते हैं। ये एजेंट्स किस तरीके से झूठ बोलकर पैसे ऐंठते हैं और हमारी हुकूमत की गफलत का इसमें कितना अमल दखल है, ये सवाल अपने तजियाकारों के सामने रखेंगे। हमें ज्वाइन किया है ज़फ़र हिलाली साहब, असदुल्ला खान, राव खालिद साहब और सीनियर तजियाकार इमरान मीर साहब भी हमें आज के शो के लिए ज्वाइन करें। आप सभी का बहुत शुक्रिया। हिलाली साहब, ये मुसाफिर बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब लेकर सफ़र पर निकले थे। आपको क्या लगता है क्यों वो इतना पुरखतर सफ़र करने पर रजामंद हो जाते हैं, या एजेंट्स की जानिब से उन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है, झूठ बोला जाता है? बिल्कुल नहीं झूठ बोला जाता है। इनको सब पता है क्या हो रहा है, कैसे वो पहुंचेंगे। ये कफन बांध के निकलते हैं। आप अपने लोगों से, अपने लीडर से पूछें। नौकरी, इज्जत, इंसाफ, उम्मीद जब इधर नहीं मिलता है तो क्यों नहीं आदमी रिस्क करे अपनी ज़िंदगी को और जाए जिधर उम्मीद है? क्यों वो एक फेल्ड स्टेट में रहे? ये जाते रहेंगे, कुछ भी आप करें ये जाते रहेंगे। और मैं आपको बता सकता हूँ, मैं इटली में रहा हूँ, मैं हज़ारों को मदद किया हूँ, मैं हज़ारों के पेपर्स ठीक किया हूँ, हज़ारों को हम पासपोर्ट दिए हैं और हमें पता है ये क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। ये इनका कसूर नहीं है, मगर जब उम्मीद नहीं है, जब कुछ नहीं है, तो क्यों नहीं आदमी अपनी ज़िंदगी को भी रिस्क करे। हाँ, अब अगर आप इनको रोकना चाहते हैं तो वो जो लोग इनसे फ़ायदा उठाते हैं, मगर अगर वो लोग होते नहीं, ये खुद आते, ये खुद करते, ये खुद ढूंढ रहे हैं लोगों को कि इनको ले जाएं और कोई ज़िंदगी दें, नहीं कि इधर ही बग़ैर कुछ, भूख ना नौकरी, ऐसे ही गुजारें वक्त। ठीक है असद, आपको क्या लगता है कसूरवार कौन है? ज़ाहिर है जो लोग इस साने में जाबाक हो गए हम उनको कसूरवार नहीं ठहरा सकते, विक्टिम ब्लेमिंग के ज़ुमरे में आ जाता है, मगर वो मजबूर क्यों हुए होते हैं? आखिर कौन से ऐसे अनासर होते हैं जिन्होंने उनको इस जानिब धकेल दिया होता है? क्या वो गैंग कसूरवार है या फिर हुकूमत वक्त कसूरवार है जिसने उनकी यहाँ पर किसी किस्म की उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती हैं और वो मजबूर हो जाते हैं कि सर पर कफन बांध कर निकलें? देखें, जो लोग जान से गए उनसे तो हमदर्दी है, उनकी कीमती जान के ज़ाय हो जाने पे बड़ा अफसोस है। लेकिन मैं इस बात को की जस्टिफिकेशन किसी चीज़ को भी नहीं समझता कि आप गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करें। हालात कैसे भी हैं, हालात परेशान हैं, इस पर एक हुकूमत नहीं, सारी हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं जो जिन चीज़ों से लोग इस वक्त दो चार हैं। लोगों की माशी मुश्किलात हैं, लोगों के लिए मुस्तकबिल रोशन बनाने का यहाँ पर कोई शायद तरीका नहीं है, लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, उनको लगता है कि बाहर चले जाएंगे तो मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। ये सब बातें अपनी जगह पर, लेकिन ये तमाम ख़राब हालात पाकिस्तान में जो एक अरसे से हैं, एक ज़माने से हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं उनको एक जवाज़ मिल जाता है कि वो माल बनाएं और पैसा कमाएं। लेकिन इन सारी चीज़ों के नतीजे में भी ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि आप गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करें। तो अभी तो वो लोग जो वफात पा गए हैं उनके अहले खाना गमज़दा हैं, अब लाशें जो है वो उनके मुंतज़िर हैं अपने प्यारों की। लेकिन बहरहाल ये किसी न किसी सतह पर कसूरवार ज़रूर हैं जो जानते थे कि वो उनकी अपने बच्चों की ज़िंदगियों को रिस्क में डाल रहे हैं, फिर भी 25-25 लाख रुपया देकर उनकी ज़िंदगियों के लिए उन्होंने मौत खरीदी और ज़िंदगियों को रिस्क में डाला। तो मैं एक तो मेरा ख्याल है कि ये ह्यूमन स्मगलर की स्टोरीज भी सामने आ रही होती है, मैं भी देख रही थी, तमाम इदारे तबाह होते हैं। अब ये हमारा जो इदारा है, हमारे
यानी FIA को जो काम करने के हैं या वजारत दाखिला को जो काम करने के हैं, वो वजारत दाखिला अगर ये काम नहीं कर रही और वो चंद मखसूस सियासी इश्यूज में पड़ी हुई है, तो फिर ये होता है कि ये नीचे कैंसर की तरह सिस्टम जो है ना, वो ये करप्ट लोगों का सिस्टम पनपने लगता है। आप देखें कि इन्होंने पूरा एक नेटवर्क बना लिया है, दो तरह के लोग देखें, ये अगरचे पूरी दुनिया का मसला है, और इंग्लैंड में भी रोज़ाना कश्तियों के ज़रिए जर्मनी से, फ्रांस से, मुख्तलिफ कंट्रीज से लोग जो है वो दाखिल होते हैं और हाथ खड़ा करके असाइलम मांग लेते हैं। लेकिन उसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक वाकई वो लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी को ख़तरा होता है, जो वाकई अपनी ज़िंदगी बचाकर पहुँचे होते हैं, लेकिन उनमें ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो महज रोशन मुस्तकबिल के लिए आए होते हैं, जिनको ये क्रेज़ होता है कि हमने यूरोप जाना है, हमने लंदन जाना है, हमने UK जाना है। तो मेरा ख्याल है कि इसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है। अगरचे लॉज इस पर काफ़ी सारे मौजूद हैं, दोनों तरफ से ये लॉज भी हैं कि अगर कोई पहुंच जाए तो फिर आप उसके साथ वो नहीं कर सकते जो मुबैना तौर पर यूनान के लोगों ने कि हुकूमत ने किया, कि एक जो ऐनी गवाह है, ऐनी शाहिद है, वो ये समझते हैं, वो कहते हैं कि जी इस कश्ती को रिपेल करने की, धकेलने की कोशिश की यूनान ने कि ये हमारी हुदूद में ना आए, वरना ये सब हमारी जिम्मेदारी बन जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी है कि आखिर यूनान या कोई भी मुल्क कैसे हज़ारों लोगों को रोज़ाना अंदर आने की इजाज़त दे सकता है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक चीज़ है। असल बात यह है कि जिस मुल्क से लोग जा रहे हैं वहाँ पर सिस्टम इतना मजबूत हो, ये कैसे लोग 25-25 लाख रुपया लेकर कर रहे हैं। आज अब कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, यहाँ अभी खबर आई है कि G13 से भी किसी स्मगलर को पकड़ा है, लेकिन ये खदशा ये है कि ये फिर छूट जाएंगे, फिर ये काम करेंगे, फिर ये चीज़ें होती रहेंगी जो कि साल से हो रही हैं, क्योंकि इनको दिखाया जाता है कि देखो फलां आदमी चला गया, वो जाके इटली में सेट हो गया है, जर्मनी में सेट हो गया है, अब उसके वहाँ पर फैमिली है, अब उसका कारोबार है, तुम भी जाके ऐसे सेट हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें कमज़ोर निज़ाम होने की वजह से पनपती हैं। चूँकि हमारी रियासत का निज़ाम कमज़ोर है, हम ये सब कुछ होने देते हैं, और इसमें काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी बाज़ दफ़ा चुंगल में आ जाते हैं। लीगल तरीके से इमिग्रेशन के लिए भी लोग पैसे देते हैं, वो भी फंस जाते हैं एजेंटों के हाथों कि वो लीगल तरीके से जाकर उनके पैसे वो भी ज़ाया हो जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि एक दिन का यौम सोग या 2-4 दिन की गिरफ्तारियां, इसके बजाय कुछ सिस्टम बनाना होगा, वरना 6 महीने के बाद ऐसी कोई और खुदा ना खास्ता कश्ती उल्टेगी और हम एक मरतबा फिर बैठ के मातम कर रहे होंगे। ठीक है इमरान साहब, इस तरह की स्टोरीज़ भी सामने आई हैं कि जो वालिदैन हैं, जो लवाहिकीन यहाँ पर हैं, जिनके बच्चे उस कश्ती में सवार थे, तो वो ये बता रहे हैं कि हमें कहा गया था कि बड़ी कश्ती में लेके जाएंगे, जो 3 मंजिला शिप होती है उसमें लेके जाएंगे, मगर हमसे गलत बयानी की गई, झूठ बोला गया। ये मामला तो एक तरफ, लेकिन आपको क्या लगता है इंसानी स्मगलिंग कितना बड़ा मसला है और हुकूमत किस तरीके से नाकाम हो चुकी है कोई ठोस इक़दामात करने के लिए इस हवाले से? लाली साहब ने एक थोड़ा इस तरफ इशारा तो किया, उन्होंने कहा जी ये कफन बांध के जाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे हमें समझने की ये जरूरत है कि आखिर जाते क्यों हैं। देखें इसमें एक हम अगर देखें तो ज्यादातर ये देहात के लोग हैं और फिर मखसूस इलाकों के लोग हैं। अगर हम निकलें यहाँ से तो ये गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, खारियां और ये अब आज़ाद कश्मीर के भी कुछ इलाके इसमें शामिल हो गए इस हादसे में आए, और ये बेल्ट्स हैं जहाँ के बहुत सारे लोग, बहुत सारी दुनिया बाहर गई हुई है। अब होता क्या है कि जब वो अपने दाएं बाएं देखते हैं, वो एक आदमी जो गांव में काम करता है, गांव में उसको क्या मौके मिलते हैं जी रोजगार के, वो आ जाके भैंसों को चारा डाल देगा, भैंसों का दूध धो लेगा या चारा काट लेगा, या इस तरह के मौके उसको क्या मिलता है, वो कहता है गाँव में मिलते हैं उसको दाने सिर्फ खाने को। अब आज हाथ में सबके मोबाइल फोन्स पड़े हुए हैं, इंटरनेट में आप चकाचौंध दुनिया देखते हैं सारी, तो वो जब ये देखते हैं कि दुनिया तो बहुत आगे निकल गई, मोहल्लेदार की तरह से भी वो पहुंच जाते हैं और वो वहां जाके कुछ ना कुछ कमा पाते हैं और पीछे भेजते हैं, उनके आलीशान घर बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक स्टार्ट यहाँ से होता है कि वो उनके भी ख्वाब होता है कि हम भी जाएं, यहाँ पे क्या 5-7-10 हज़ार की मजदूरी करते हैं और ये मुशक्कत वाला काम है, बाहर जाएंगे वो ख्वाब, और यहाँ से ये शुरू होता है ख्वाब दिखाने का सिलसिला। और ये बात जैसे अभी आपने खुद ही कहा कि वो स्टोरीज आ रही हैं, उनको बताया गया था कि जाएंगे तो कश्ती में, लेकिन वो कश्ती 3 मंजिला होगी, जहाज होगा पूरा। भाई एजेंट का यही तो काम है, वो सब बात ऐसे दिखाता है कि आपको ऐसे लगता है अब तो दरबार है। देखें आपके मेरे मोबाइल फोन आप खोलेंगे, फेसबुक खोलेंगे या कोई और भी डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म खोलेंगे तो एड्स आते हैं, तो एड्स में बाकायदा लिखा होता है कि जनाब दुनिया की आपको मतलब मुख्तलिफ लोगों के लिए, आपको पढ़ा लिखा बंदा है तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो बताएंगे कि जनाब पाकिस्तान का पासपोर्ट क्या है, आपको पासपोर्ट चाहिए का जहां से आप किसी दूसरी दुनिया के लिए आप
150 ममालिक में बगैर वीजे के जा सके। जाहिर है पाकिस्तानी पासपोर्ट वो देखता है तो वो कहता है यहाँ तो मैं यहाँ किसी छोटे मोटे मुल्क में भी नहीं जा सकता। तो वो क्या है, तो वो पैदा करते हैं उसके अंदर तलब पैदा करते हैं कि जनाब ये तुम क्या इधर पाकिस्तान में क्या कर रहे हो। वो पाकिस्तान में भी कम से कम हमें सोचना चाहिए, जो इदारे बैठे हैं वो इस तरह के हालात पैदा करें अपने नौजवानों के लिए, लोगों के लिए, पढ़े लिखे या गैर पढ़े लिखे लोगों के लिए, इस तरह के मामला हों। अब दूसरा पहलू इसमें आ गया एजेंट माफिया जो है, वो एजेंट माफिया खुलेआम, और इसमें मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि यहाँ देखें इन चीजों से मुतल्लिक इदारा हमारा डील करता है FIA, और FIA के मामलात इन लोगों के साथ किस तरह से हैं। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, शायद सब लोगों की नजर से गुजरा होगा, FIA ने बाकायदा ट्विटर के ऊपर एक नौजवान की तस्वीर शाया की और उसमें 25-26 साल का नौजवान था और कहा गया कि ये 20 लाख रुपए देके स्पेन का जाली वीजा लगवा के जाना चाह रहा था और FIA ने पकड़ लिया और हथकड़ी लगी दिखाई। लोगों ने बड़ी लान तान की कि भाई उसका क्या कसूर है, वो तो विक्टिम है। तो बजाय उसको पकड़ने के जिसने उसको जाली वीजा दिलाया या सारा दिया, उनको कोई नहीं हाथ डालेगा। ये एक पूरा माफिया है, और ये माफिया यहाँ नहीं, फिर ये जाहिर है आगे तक जाते हैं जब ये कश्तियों तक, तो दूसरे मुल्क भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ऐसे ही नहीं होता, ये सारे इदारे वहाँ मिले होते हैं बीच में। अच्छा, राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है, अब ठीक है शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी भी बना दी है, तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन इसके अलावा आप समझते हैं क्या ये इक़दामात इफ़ेक्टिव होंगे लॉन्गर रन में, या फिर मज़ीद भी कुछ इक़दामात करने की ज़रूरत है? और क्या आपकी नज़र में आप निशानदेही अगर कर सकें, किस तरीके से इफ़ेक्टिवली इस मामले को कैटर किया जा सकता है? देखिए, इफ़ेक्टिवली तो टैकल किया जा सकता है अगर नीयत हो तो। ये पहला सानिया नहीं है, अल्लाह करे ये आखिरी सानिया हो, लेकिन इस किस्म के बहुत से सानियात हो चुके हैं, पाकिस्तानी बहुत से इसका शिकार हो चुके हैं, और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, कई दिहाइयों से ये काम चल रहा है और सबको पता है। इमरान मीर साहब ने राइटली पॉइंट आउट किया, वो एरियाज़ जहाँ पे ये एजेंट्स होते हैं, जहाँ से ये काम चलता है, जहाँ के लोग ज़्यादातर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सबको पता है उसका कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन से इदारे इन्वॉल्व हैं, किस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है, और सारे इदारों को पता है। 2 मेजर रूट हैं जहाँ से, यहाँ से पाकिस्तान से जब निकलते हैं ये लोग, उन दोनों रूट्स का ईरान बॉर्डर से निकलते हैं और आपके कराची से लॉन्चेस से निकलते हैं। ईरान बॉर्डर से निकलते हैं वो जो टैंकर आपका, जो एक तो तेल की स्मगलिंग का हमें अजाब भुगतना पड़ रहा है, उसके बाद उसमें टैंकर्स में उन्होंने दरमियान में फ्यूलिंग के लिए बनाया होता है, साइड पे उन्होंने ट्यूब्स बनाई होती हैं। इस तरह लॉन्चेस के भी निचले हिस्से में ट्यूब्स होती हैं, इसको ट्यूब ट्रैवलिंग कहते हैं। वो ट्यूब वो नहीं है जो इंग्लैंड वगैरह में ट्यूब ट्रेन होती है। इन बंदों को भी पता होता है, उन्होंने कहा जी ट्यूब के रास्ते जाना है जी, क्योंकि उनको पता है इस तरह से लोग पहुंचते हैं वहाँ पे, तो सबको पता है। अगर आप अपने बॉर्डर पे रोक सकते, ईरान की साइड पे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, फायर ऑन साइट की उनको है, वहाँ से भी लोग निकलते हैं किसी ना किसी तरीके से, और ये तो रिपोर्टेड हो जाते हैं ना। आपको नहीं पता कितने लोग उन कंटेनर्स के अंदर मरते हैं, कितने लोग बॉर्डर पे फायरिंग से मरते हैं। चाबहार पोर्ट पे जब उनको रात को लंचों में लोड किया जाता है सीरिया या उसके लिए यूनान के लिए, तो वो वहाँ कितने लोग वहाँ पकड़े जाते हैं या गायब हो जाते हैं या मारे जाते हैं। इस तरह से लीबिया, जो कराची वाले जाते हैं वो लीबिया जाते हैं, जो ईरान वाले हैं वो सीरिया के थ्रू वो भी आगे टैंकर्स के ज़रिए फिर अंदर जाते हैं वहाँ पे बॉर्डर तक, और वहाँ से यूनान में दाखिल होते हैं। तो ये पूरा रूट हर किसी, मुझे मालूम है, हमारे जो क्राइम रिपोर्टर है उनसे मैंने डिटेल ली, उनको सारा पता है। हमारे यहाँ पे FIA वालों को सारा को पता है, हुकूमत को पता है, दूसरे मुल्कों को पता है। तो ये क्यों रोकथाम, वो जो कहते हैं निप द इविल इन द बड, तो हम क्यों नहीं कर पाते ये? इसका मतलब सिर्फ यही है कि वही साहब इसमें बड़ा वाज़ेह है, इसमें ये जो 20 करोड़ों अरबों रुपए इन्वॉल्व है, लोगों को पैसे मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं, लोगों का बड़ा लंबा चौड़ा इसमें कमाई है। तो इसलिए ये नहीं किया जाता। लोग मरते हैं तो मरे, यहाँ से उन्होंने निकाल दिया, फिर खुदा के हवाले, फिर अल्लाह बेहतर जानता है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लोगों को नहीं दी जा रही। राव खालिद साहब, मीर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आपकी बात में, वो जरा एक सेकंड सुन लेते हैं। जी मीर साहब। राव साहब, ये देखें, ये तो बड़ा जिसे कहते हैं चिट्टा नंगा काम है। ये जो 20-25 लाख फीकस लेते हैं, आपका ख्याल है ये एजेंट जेब में डाल के ले जाता है? नहीं, ये सारा तकसीम होता है। और ये एक हादसे की शक्ल में हमारे इल्म में आ गया। आपका क्या ख्याल है सारा साल ये बंद रहता है काम? ये बिल्कुल बंद नहीं रहता। इसमें सक्सेस स्टोरीज भी है। ये देखें, अभी फिर ये खुदा न खास्ता ये हादसा हुआ, ये एजेंट
पूरा अपने लोगों को जो लाइन में लगे हुए हैं, जिन्होंने पैसे पकड़ाए हुए हैं, उनको तसल्ली देंगे कि भाई ये साल हर साल में एक आध हादसा होता है, उनकी किस्मत ऐसी थी, उनकी किस्मत फूट गई, उनकी मुकद्दर में मौत लिखी हुई थी, पकड़ना तो हम बड़ा पूरा रूट होता है, वो फिर उनको कायल करेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा और ये जाते रहेंगे लोग, ये रुकेंगे थोड़ी। बिल्कुल ऐसे है। राव खालिद साहब, आप क्विकली कंप्लीट कर लें अपनी बात, फिर ब्रेक पे जाना है। तो मैं यही बात कर रहा था कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि ढकी छुपी नहीं है, ये कोई अचानक नहीं हो जाता ये इस तरह से कि एक हादसा हो गया तो आपको पता चला कि पता नहीं क्या जुल्म हो गया यहाँ पे, ये हो जाता है। उसका अगला दूसरा एस्पेक्ट आप देखें, जो इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पे जाते हैं, जो मैं अवेयरनेस की बात करूँ, खुदा ना खास्ता वहाँ ऐसे लोगों के हाथ चढ़ जाए जो उनको मिसयूज़ करें, किसी क्राइम में इन्वॉल्व करें, किसी तरह मुल्क की बदनामी अलहदा होती है आपकी। अगर से यहाँ से लोग इस किस्म के भी भेजे जाते हैं जिनको ड्रग दे के भेजा जाता है, वहाँ जब पकड़े जाते हैं तो बदनामी हमारी होती है। उसके बाद हमें इंटरनेशनल सैंक्शंस की सूरत में और बहुत ही स्मगलिंग की सूरत में, मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में क्राइम होते हैं इन्हीं लोगों के ज़रिए। तो वो हमें इंटरनेशनली और भी बहुत से मसाइल भुगतना पड़ते हैं, सिर्फ ये इस सूरत में नहीं कि एक हादसा हो गया और हमें अपने बच्चों की जो है डेड बॉडीज मिलेंगी या किसी की नहीं भी मिलेंगी, तो वालिदैन को आपको सब्र करना होगा। तो अवेयरनेस बहुत वेलकम बैक नाजरीन। कौमी असम्बली में तो अपोजिशन गैर फाल नजर आती है, बल्कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब तो बजट पर हुकूमत की तारीफें करते नजर आए थे। मगर अब यूँ मालूम हो रहा है कि हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से ही एक अपोजिशन सर उठा रही है और इस अपोजिशन का बीड़ा उठाया है पीपल्स पार्टी ने। बिलावल भुट्टो साहब बड़े जारहाना मूड में नजर आए। एक जलसे के दौरान उन्होंने हुकूमत को वार्निंग दे दी कि अगर बजट पर वोट लेना है तो सैलाब मुतासरीन के फंड्स जारी करें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की नीयत पर शक नहीं है, मगर उनकी टीम वादे पूरे नहीं कर रही। साथ ही उन्होंने सागदार के बजट में खामियां भी निकाली। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का इस बजट में बहुत कम इनपुट था, तो नून लीग का भी इस पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। एहसन इकबाल ने यह कहा है कि बजट की तैयारी में इत्तेहादी शरीक थे, जलसों में बयानात से गुरेज करें। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग एक बार फिर हरीफ बनने जा रहे हैं? अपने तजियाकारों की राय इस पर जान लेते हैं। हिलाली साहब, पीपल्स पार्टी की नाराजगी की वजूहात जेन्युइन है, क्या इन रिजर्वेशंस की वजह से आप रिफ्ट गहरा होता देख रहे हैं? देखिए, ये ड्रामा जो हो रहा है, ये एक्ट 1 हो गया है, अब ये एक्ट 2 पे हम आ रहे हैं। एक्ट 2 ये है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक्ट 2 ये है कि अभी नून और पीपीपी मुखालिफ, अभी इनको लड़ना है। अगला इलेक्शन जो होना है इन दोनों के दरमियान होगा, मगर कौन से इश्यूज़ होंगे? तो नाउ दे हैव टू डिफाइन द इश्यूज़। उनको ये बताना पड़ेगा कि हम बजट पे लड़ रहे हैं, ये बुरा बजट है, जो वादा किया था हमारे लिए वो गरीबों के लिए सिंध के, उन्होंने वो भी पूरा नहीं किया। बेसाय हम इमीडिएट इलेक्शन चाहते हैं, हम जमहूरी पार्टी है, पीपीपी कह रही है, और ये जो लोग हैं ये इनको डिले करना चाहते हैं, ये गलत बात है। इन चीज़ों पे अभी इश्यूज़ आर गोइंग टू बी डिफाइंड। अब इसके बाद लड़ाई होगी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। अच्छा। इसलिए कि वो जैसे राजा रियाज जो है वो तो वो तो टिकट मांग रहा है, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, अजीब सा ऑपोजिशन है, वो तो टिकट मांग रहा है नून के पार्टी पे। तो इस बात पे मेरे ख्याल में ये सब होगा। और उसके बाद जहांगीर तरीन साहब भी पिक्चर में आ जाएंगे। वो नवाज शरीफ को मिले हैं, फिर मिलने जा रहे हैं। वो नून को वो इलेक्टेबल्स और इंडिपेंडेंस जो उन्होंने 2018 में के वो जो पीटीआई के लिए लाए थे, उनके लिए क्या कह रहे हैं, वो जाएंगे, उनको मदद करेंगे। तो देखिए, आसिफ जरदारी साहब इधर गुजार रहे हैं पंजाब में, अपने पार्टी के लिए लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अब हो रहा है, ठीक है। एंड इलेक्शंस की तैयारी हो रही है, इश्यूज डिफाइंड हो रहे हैं, अपोजिंग साइड्स हो रहे हैं।
सही है। मौलाना फजल रहमान साहब की कैंपेन केपी में शुरू हो गई है। उनका दामाद जो है गवर्नर, वो उनको मदद करेगा और वो जो हैं वो देखेंगे कौन जीत रहा है, कौन जीतेगा, फिर वो फैसला करेंगे कि मैं आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ के साथ जाऊं। देखिए अच्छा। जी, ये मसला शुरू हो गया है। वी आर हेडिंग टू द न्यू इलेक्शंस। ठीक है असद, हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पिछले कुछ दिनों से इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। कुछ अहम इदारों में अहम तयनातियों के ऊपर भी कुछ इख्तिलाफात सामने आए थे। फिर वज़रा की वजारतों में मुदाखलतों के शिकवे किए जा रहे थे, और अब बजट और फंड्स पर इख्तिलाफात हैं, धमकियाँ, वार्निंग्स हैं। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद से अलग होने के लिए अब पर तोल रही है? नहीं है, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का मामला नहीं है। पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी जो जमातें हैं जो पीडीएम इत्तेहाद का हिस्सा हैं या हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, वो सभी आइंदा इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं। उन्हें नज़र आ रहा है कि अगर सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी तो एक दूसरे की मुखालिफत करके वोट लेना पड़ेगा, और अगर एक दूसरे की मुखालिफत नहीं करेंगे, यानी पीपल्स पार्टी अगर पीएमएनएन की मुखालिफत नहीं करेगी, तो वो किसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएगी कि ये महंगाई हुई है, ये देखें जी मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया है। ये तो वो नहीं कह सकते कि नून लीग वाले बड़े अच्छे हैं और इन्होंने ज़बरदस्त पॉलिसीज इख्तियार की, बड़ा अच्छा बजट लेकर आए और इसलिए आप हमें वोट दें। तो बाकी सारी सियासी जमातों को नज़र आ रहा है कि हमने ये मलबा उठा के डालना है नून लीग पे और अपना इलेक्शन सीधा करना है। पीपल्स पार्टी यही कर रही है और एक मकसद के तहत कर रही है। अब आप देखें ना, सिर्फ इन दो सियासी जमातों के अलावा अगर बाकियों को भी देख लें तो पिछले चंद दिन में कई तरह के इख्तिलाफात हमारे सामने आए हैं। मसलन आप अभी बात कर रहे थे, हिलाली साहब बात कर रहे थे कि यहाँ निगरान वज़ीर-ए-आज़म पर जाके इख्तिलाफ होना है। कई इख्तिलाफात पहले इस नौयत के हो गए हैं। मसलन पीसीबी चेयरमैन के ऊपर इख्तिलाफ हो गया कि जरदारी साहब किसी और को चेयरमैन चाहते हैं और जो नवाज शरीफ साहब हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं वो किसी नजम सेठी साहब को चेयरमैन पीसीबी चाहते हैं। इसके अलावा बाग का जो इलेक्शन हुआ है उस पर सीधे सीधे इल्जामात लगाए हैं पीपल्स पार्टी पर नून लीग ने कि बाग के इलेक्शन में इन्होंने ये इलेक्शन चोरी किया है, सीधे सीधे इल्जामात लगाए हैं। फिर चेयरमैन नादरा के मामले पर दोनों जमातों के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। गवर्नर केपी के बारे में नून लीग ने यह कह दिया है कि गवर्नर राज लगा हुआ है सूबे में और ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आगे से वो जवाब दे रहे हैं कि अगर यहाँ पर गवर्नर राज लगा है, आप मुतासिर हो रहे हैं, तो इसी तरह से हम भी विफाक में मुतासिर हो रहे हैं। ये जेयूआई की तरफ से जवाब आया है। फिर इसके अलावा बजट के ऊपर आकर तो सारी चीज़ें ही वाज़ेह हो गई। सीधा सीधा जलसों में खिताब किया जाने लगा और आज एहसन इकबाल साहब ने इसका जवाब दिया है। वो कह रहे हैं ये कौन सा तरीका है कि आप जलसों में तनकीद कर रहे हैं, आप आइए हमारे साथ बैठे और आपकी मर्जी से। एहसन इकबाल साहब ने तो कहा है कि ये मुराद अली शाह साहब बैठे हुए थे मीटिंग में, उनकी मर्जी से चीज़ें अप्रूव हुई हैं और आज वो इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। तो एक लड़ाई यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और फिर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान भी अगर आप गौर करें तो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, जो आने वाले दिनों में आपको सिंध में बिलखुसूस और ज़्यादा कशीदा होते हुए नजर आएंगे। तो ये पोस्टरिंग हो रही है आइंदा इलेक्शन के लिए कि हर एक ने अपना अपना इलेक्शन लड़ना है। अभी आप देखिएगा कि नून लीग की मीटिंग होने जा रही है लंदन में। नून लीग ये डिसाइड करने जा रही है कि हम इलेक्टेबल्स को जरा अपनी तरफ ले लें, जो जहां जहां पर हल्के ऐसे हैं जहां गुंजाइश बाकी है। मसलन भक्कर में गुंजाइश है, वहां पर नून लीग के पास अच्छा कैंडिडेट नहीं है, वो जहांगीर तरीन का कैंडिडेट तोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सईद अकबर नवानी को तोड़ लें और जो सीना ग्रुप है उनको अपनी तरफ खींचें। इसी तरह से यहाँ लिया में अगर आप आ जाएं तो वहाँ कैसर मक्सी को अगर वो जहांगीर तरीन से ले लें तो उनके पास एक बेहतर उम्मीदवार आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब नून लीग इलेक्टेबल्स को जो कि डिसाइड करने जा रही है मेरी इत्तला के मुताबिक कि इलेक्टेबल्स को जो है वो हम ले लें अपनी पार्टी में जहां जहां गुंजाइश है, तो वहां जहांगीर तरीन भी नाराज होंगे, वहां पीपल्स पार्टी भी नाराज होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी इलेक्टेबल्स को हासिल करना चाहती है। और पंजाब में भी इलेक्टेबल की पहली चॉइस जो है वो नून लीग होनी चाहिए अगर वो जहांगीर तरीन साहब। लेकिन अब देखना ये कि इलेक्टेबल्स की बेसिस पर अब देखेंगे कि ये लड़ाई जा भी सकता है या फिर ये नजरियाती लड़ाई होगा। मीर साहब, आपको क्या लगता है, एंटी नवाज वोट लेना चाहती है पीपल्स पार्टी? ये वाजे हो रहा है। मैं बुनियादी तौर पे एक बात देखें, बुनियादी तौर पे ये सारी पार्टियां एक दूसरे की हरीफ हैं, खास तौर पे दो बड़ी जमातों के तरफ आ रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे हरीफ हैं, दोनों का नजरिया भी आपस में नहीं मिलता। एक लेफ्ट विंग की सेकुलर पार्टी है, एक राइट विंग की पार्टी है, रिलीजियस रुझानात हैं, और ये दोनों देखें किसी एक नुक्ते पे इकट्ठे हुए हैं, बाकी तो कोई चीज नहीं आपस में इनकी मिलती। मतलब इनका देखें, अगर हम 9 मई से पीछे चले जाएं, हम लोग भी, मैं खुद भी उन लोगों में शामिल था जो ये कहता था कि इंतखाबात नजर नहीं आते हालात को देखते हुए, जाहिर एक तजिया करते हैं
कि इस साल आपको इंतखाबात नजर नहीं आते। हाँ। लेकिन क्यों अब हम सारे ये तजिया दे रहे हैं, और मुझे भी नजर आता है, मैं जो खबर भी है जो वो भी यही है कि इंतखाबात होने जा रहे हैं अक्टूबर में, तो क्यों ऐसा क्या बदला 9 मई के बाद? देखिए वो एक सारी जो फिजा बनी उसके अंदर बाकायदा एक पार्टी को क्रश किया, इसमें तो कोई बहाम नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल है। जो जिस तरह से इंजीनियरिंग हर इंतखाबात से पहले होती है वो बड़े पैमाने पे हुई है, और इस आगे जो एजेंडा जो अभी से सेट होने जा रहा है वो जाहिर है इन्होंने अपना अपना शेयर लेना है। पीपल्स पार्टी ने अपना इस केक पीस में से हिस्सा लेना है, वसूल करना है। उन्होंने जैसे अभी कहा भी असद ने कि पीसीबी के चेयरमैन पे भी, तो ये छोटे छोटे अभी तो केक पीसेस है ना जिनके वो जब इलेक्शन में जाएंगे तो जाहिर बड़ा शेयर होता है, उसमें आपने सीटें अपनी पोजीशन करनी होती है। जो चीजें नजर आ रही हैं आपको कि किस तरह से हो रही हैं, एक अभी से एजेंडा सेटिंग हो रही है, उसके मुताबिक तो नजर आ रहा है कि नून लीग ने अपना शेयर लेना है, पीपल्स पार्टी ने अपनी कुछ चीजें सिक्योर करनी है, और इसी तरह से बाकी छोटी मोटी पार्टियों को भी कुछ न कुछ शेयर मिलेगा। तो ये तो सारा उसी के तहत है ना। नजरियात, कौन से नजरियात अब रह गए? हाँ, यहाँ किसी की पार्टी के पास कौन सा नजरिया रह गया? यहाँ सारे के सारे मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं है। हम किसी भी जमात के बारे में, जो कोई भी जमहूरियत पसंद आदमी किसी भी जमात के बारे में फख्र से ये कह सकता हो कि ये बाकायदा एक जमहूरी जमात है और इसके पीछे ये सारे के सारे बैठे हुए ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है, खबर ये भी आई है कि मुज़ाकिरात होने जा रहे हैं पीर के रोज़ यानी कल पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, आपको लगता है कि मामलात हल हो जाएंगे इन मुज़ाकिरात में, या अब ये आगे चल से चल ही है? देखें, ये सब टोपी ड्रामा चल रहा है। असल में ये जिस खौफ से इकट्ठे हुए थे, इनको अब लग रहा है कि वो खौफ कम हो गया, कदरे और तरीके इंसाफ उस तरह से शायद परफॉर्म ना करे, और वो डर थोड़ा सा कम हुआ, तो अब ये सीना फुला के बाहर निकल रहे हैं मैदान में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ये इनकी खुशी कायम रहेगी, क्योंकि जो सूरत हाल लग रही है, मे भी पार्टी के चेयरमैन ना हो, यानी जी पार्टिसिपेशन जो इलेक्शन प्रोसेस है उसमें, लेकिन अब आसार इस किस्म के लग रहे हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं अक्टूबर या नवंबर में, तो तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी उसमें पार्टिसिपेट करेगी। अब उस सिचुएशन में पीपल्स पार्टी और नून और फिर आईपीपी जो है वो कभी उसका वोट नहीं तोड़ेगी तहरीक इंसाफ का। वो इन्हीं दोनों जमातों के दरमियान अगर कोई वोट है, नून पीपल्स पार्टी का तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन नून के वोट को वो इम्पैक्ट कर सकती है। अगर आईपीपी अगर इंडिपेंडेंट लोग होते हैं वो भी वो तो नवाज शरीफ से मुलाकातें कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब, जो एंटी नवाज वोट है सारा, वो सारा एंटी नवाज वोट पीटीआई का है, वो किसी और जमात का नहीं है। अगर एंटी नवाज वोट पीपल्स पार्टी समझती है कि वो वहाँ से एंटी नवाज वोट ले लेगी इस तरह से एहतजाज करके लड़के, तो आई डोंट थिंक कि उसको वो एंटी नवाज वोट उस तरह से मिलेगा, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी का वोट था, वो हमेशा से एंटी नवाज था जो पीटीआई की तरफ चला गया। इसलिए वो कभी ये नहीं होगा, अगर वापस पीपल्स पार्टी की तरफ उन्होंने जाना होता तो बहुत पहले के जा चुके होते। वो नहीं जाएंगे कहीं भी। अब आगे जो सूरत हाल नज़र आ रही है, अब तो कहा जा रहा है कि एक और ग्रुप भी, कोई शायद आईपीपी के अलावा भी कोई ग्रुप केपी से लाने की कोशिश हो रही है। वो जब आएगा तो फिर क्या मंजरनामा होगा पंजाब में, उनका किस तरह से आईपीपी के साथ एडजस्टमेंट होगी, और आईपीपी की किसके साथ एडजस्टमेंट होगी और किस तरह से होगी, ये बहुत गंभीर सूरत हाल है। मेरा ख्याल है इनके लिए इंतखाब, अक्टूबर नवंबर का इंतखाब इवन नून के लिए भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा। और उसमें मियाँ साहब की जो आमद पे इन्होंने सारे अपना भरोसा किया हुआ कि वो आएंगे तो छा जाएंगे आके, मुझे लगता है वो भी नहीं होने वाला। मियाँ साहब के भी अभी को आमद के उस तरह से नज़र नहीं आ रहा। इशारे बहुत दिए जा रहे हैं और बढ़के बहुत लगाई जा रही हैं, वो तो साल सवा साल से चल रही है, 1.5 साल से, लेकिन मुझे लगता है उनके भी आने का चांस नहीं है। तो वो जो नून जिस पे बैंक कर रही है, शायद वो कैंपेन भी उस तरह से उनकी ना रन हो सके। इनको सिर्फ सूट करता है कि ये इलेक्शन नवंबर में ना हो किसी सूरत, लेकिन ये अपने खाते लेना नहीं चाहते उसको किसी सूरत भी। तो ये इलेक्शन अगर अक्टूबर नवंबर में होते हैं, मेरे ख्याल से ये इनके लिए बहुत बड़ा डिजास्टर होगा सारी जमातों के लिए, और पीटीआई इनको वहाँ फेंकेगी कि ये सोचते रह जाएंगे। जी अब मीर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, मैं देखिए 2-3 चीजें इसमें लगती हैं ऐसे है कि हम जितने भी तजिए कर रहे हैं ना, देखिए माजी की रवायात को सामने रखते हुए कर रहे हैं कि जिस तरह से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, जोड़ तोड़ होता है, उसके नतीजे में जिताई जाती है, जाहिर है प्लान तो इसी तरह से है, और ये सारा स्टेज उसी तरह से सेट किया जा रहा है। हर एक को नजर आ रहा है
कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ठीक है। जिस तरह से पार्टी की तोड़ फोड़ हुई, जिस तरह के तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है, ये कोई भी अब ऐसी बात नहीं है कि जिसको हम इसको मट्टी डाल दें। विक्टिम तो ना बनाए ना यहाँ पर। अब 9 मई का जो वाकया हुआ है वो सबके सामने है। मैं विक्टिम की तो बात ही नहीं हो रही, मैं तो पॉलिटिकल उसकी बात कर रहा हूँ, आगे इलेक्शन में जाने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, देखिए ना, हम हर इलेक्शन से पहले देखते हैं कि कोई ना कोई एक स्टेज सेट होता है। क्या 2018 में ये नहीं था? नून लीग के लिए इसी तरह से नहीं हो रहा था? क्या उनके लोग इसी तरह से नहीं हो रहे थे? तो ये एक पूरे का पूरा इसी तरह से है, वो उसी तरह से हम देखते हैं। शायद थोड़ा सा लगता है ज्यादा है उसमें, उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जब आप नकायस निकालेंगे, चीजें निकालेंगे, उसमें पीटीआई की गलतियां भी कह सकते हैं, गलतियां भी बहुत सारी कह सकते हैं जिनके नतीजे में ये चीजें हुई हैं। लेकिन उस नतीजे में देखे ना, मैं यही कह रहा हूँ कि उसकी आड़ लेके ना असल में उससे ज्यादा आगे काम हो गया। अच्छा। तोड़ फोड़ वो चीजें देखें, बुजुर्गों को जिन्होंने ये जलाओ घराव किया है, तो लोग कहते हैं ना कि फौजी मामलात को जो तनसीबात थे उनको जलाया तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ सिविल तनसीबात को भी कुछ जलाता है या करता है तो उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि वो तो देखे ना, रियासत के मामलात को, चीजों को के साथ टकराता है तो उसको तो जाहिर है कानून के मुताबिक निपटना चाहिए। इसमें तो कोई भी नहीं कर रहा है। हाँ। तो बाकी जहां तक रही आईपीपी की बात हो रही थी, तो मुझे मेरे आईपीपी के लिए तो मुझे लगता है ये पाक सरजमीन पार्टी वाला हाल होगा इनके साथ शायद। अच्छा। ये बिल्कुल मुस्तफा कमाल शायद ना बन जाए, क्योंकि हम गैस कर रहे हैं अभी, तो शायद चीजें बहुत सारी सरप्राइजिंग होंगी जब अगर इलेक्शन थोड़ा बहुत भी उनको ग्राउंड मिल गई खेलने के लिए बाकी पार्टी। ठीक है, डिस्कशन का सिलसिला जारी। ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी कुछ अर्से पहले तक ये कयास आराइयाँ हो रही थी कि 2023 शायद इंतखाबात का साल ना हो, सिवाय पीटीआई के कोई भी जमात इंतखाबात के हक़ में नज़र नहीं आ रही थी। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी चंद रोज़ कबल ये बयान दे रहे थे कि इंतखाबात तब होंगे जब वो चाहेंगे। फिर नून लीग के कई अहम रहनुमा भी इंतखाबात पर कोई वाज़ेह स्टांस लेते हुए हिचकिचाते नज़र आ रहे थे, मगर अब सूरत हाल कुछ तब्दील होती नज़र आ रही है। अब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कारकुनान को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत जारी कर दी है, जबकि आसिफ अली ज़रदारी पंजाब में पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर से मुलाकातें भी कर चुके हैं। तो हालात व वाक़यात में ऐसी क्या तब्दीली आई है कि इंतखाबात के इल्तिवा के शकूक व शुबात बढ़ाने वाली सियासी जमातें खुद अब इंतखाबात की तैयारियों में लग चुकी हैं? अपने तजज़ियाकारों से पूछ लेते हैं। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है अचानक इंतखाबात का माहौल कैसे बन गया? देखिए, इंतखाबात तो होने हैं और इन्होंने देखा है कि पीटीआई का जो होल्ड था और जो पीटीआई की असेंडेंसी थी वो ख़त्म हो रही है, बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है। कोई माने इस किस्म के हालात ऐसे हैं, मैं नहीं कहता कि उनका वोट बैंक चले गया है किसी को या तकसीम हो गया है। हाँ। मगर ये ज़रूर है कि वो लगता ऐसे है कि ये जो होने वाले हैं ट्रायल्स हैं और किस्म के इंक्वायरीज़ हैं, इसमें से पीटीआई काफ़ी वीकेंड निकलेगी। और तो पीटीआई को कोई इन लोग सीरियसली अब नहीं ले रहे, इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। लिहाजा अब वो देख रहे हैं कि वो खुद क्या कर सकते हैं। और देखिए, एक चीज़ याद रखें, मौलाना फजल रहमान, मैंने आपको कहा था कि केपी में उनका कैंपेन शुरू हो गया है और इस वक्त केपी में वो कुछ सीट्स उठा लेंगे, इसलिए कि पीटीआई के कैंडिडेट्स और पीटीआई का जो पोजीशन है शायद वीकन हो जाए और बलूचिस्तान में भी वो 4-5 सीट्स ले लेंगे, मगर वो कमिट नहीं करेंगे वो किसको देंगे अपना सपोर्ट। पीपीपी के साथ भी उनका ताल्लुकात अच्छा है और नून के साथ भी, मगर मेरा अपना ख्याल है वो उनके साथ जाएंगे जो जीत रहे होंगे, जिसका लग रहा होगा वो ज़्यादा ताकतवर इमर्ज करेगा। अच्छा। तो ये सब फैसले अब हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि कोई एक पार्टी, ये याद रखें, कोई एक पार्टी इतना पावरफुल इमर्ज नहीं होगा, ठीक है, जो सबके ऊपर चढ़ के बैठ के कहे कि हमारी बात मानो इसलिए हमने सबसे ज़्यादा सीट्स लिया है। मेरे ख्याल में ये नहीं होगा
और कोलिशंस भी हो सकते हैं, और नैरो मेजॉरिटीज़ के साथ जो भी आएगा, गवर्नमेंट जो होगी वो इतनी ताकतवर नहीं होगी जो अगर शायद इन अदर सर्कमस्टेंसेस हो सकती थी। तो ठीक है, ये मेरा अपना रीडिंग है सिचुएशन का। ओके असद, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनसे अब पीडीएम को ये लग रहा है कि अब इलेक्शन कराना उन्हें सूट करेगा? क्योंकि अभी बिल्कुल रीसेंट पास्ट की बात है, कोई ये चक्कर नहीं लग रहा था ऐसा। देखिए, अभी जरदारी साहब के बयान का आपने हवाला दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूँगा। मैं इसको थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अल्फाज उन्होंने मुख्तलिफ इस्तेमाल किए हैं। कहना वो ये चाह रहे हैं कि जब मैं कहूँगा तो फिर इलेक्शन कराने पड़ेंगे। जरदारी साहब का बयान यूं है दरअसल, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरी राय में जरदारी साहब कभी भी इलेक्शन को अक्टूबर नवंबर से आगे नहीं ले जाना चाहते। ये उनको पीपल्स पार्टी तो नहीं लेके जाना चाहती। इस वक्त आइडियल कंडीशंस अगर किसी पार्टी के लिए हैं तो वो शायद पीपल्स पार्टी के लिए है, क्योंकि सिंध उनको वापस मिल रहा है और पंजाब में पहले से बेहतर शेयर मिल रहा है। और कौन जाने कि अगर उनकी उम्मीद यह है कि अगर वो थोड़ा सा पुश दे दें और जहांगीर तरीन साहब को कुछ सीटें दिलवा दें तो मिलकर कोई हुकूमत ही बना सकते हैं। हाँ। मखदूम अहमद महमूद साहब को उन्होंने भिजवाया भी है जहांगीर तरीन से मुलाकात करने के लिए जरदारी साहब ने। तो जरदारी साहब को तो इलेक्शन में डिले सूट ही नहीं करता, ये उनके जहन में पहले से है। हाँ, वो ये नहीं चाहते थे कि दो सूबों के इलेक्शन अलहदा हो जाए, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि इलेक्शन कराची के सब सीट्स मिलेंगे। अब जी हिलाली साहब कुछ ऐड करें। जी हिलाली साहब। हाँ, कराची के सब सीट मिलेंगे और कराची के में उनका जो फार्मूला था उसको कामयाबी से अप्लाई करने के बाद उनको हौसला हो गया है कि ये फार्मूला अब कहीं और भी लगाया जा सकता है। तो ये ट्रिक उनके हाथ में आ गया। तो दूसरी बिलावल ने जो बयान दिया है, हाँ, जो बिलावल साहब ने बयान दिया, बिल्कुल सही राव साहब ने कहा, बिलावल साहब ने जो बयान दिया है कि जी ये जिस तरह हमने यहाँ में मेयर बनाया है इस तरह हम वज़ीर आज़म भी बनाएंगे। अच्छा, अब इसमें ये देखिए कि नून लीग के पास दो तरह की राय हैं। एक तो यह है कि इलेक्शन को, अब तक जो राय दी जाती रही है नून लीग के अंदर, जो डिस्कशन होती रही है कि इलेक्शन को 1-1.5 साल के लिए किसी भी तरह अगर मुलतवी कर दें तो ये जो प्रेशर है इकोनॉमी का, ये फिर उस हुकूमत पे चला जाएगा जो 1-1.5 साल के लिए हुकूमत बनाएगी और हम इससे साफ बच निकलेंगे। लोगों की मेमोरी शॉर्ट होती है, जैसे तरीके इंसाफ की बैड गवर्नेंस या परफॉर्मेंस को लोग भूल गए हैं, ऐसे ही हमें भी भूल जाएंगे और हम दोनों का स्टेटस बराबर हो जाएगा। लेकिन दूसरी राय यह है कि नहीं जनाब, इस वक्त जो सिचुएशन है, तरीके इंसाफ इस वक्त दबी हुई है। आज इलेक्शन करा लें, क्या कौन जाने कि 1 साल के बाद तहरीक इंसाफ दोबारा सर उठाने लगे या कंडीशंस उनको सूट करने लगे। तो आज इस मौके को हाथ से ना जाने दें और इलेक्शन कराएं। और फिर ये बात जानती है नून लीग कि अगर जरदारी साहब अड़ गए और उन्होंने कहा कि नहीं मुझे के इलेक्शन में जाना है, तो नून लीग तनहा ये फैसला नहीं कर सकती कि इलेक्शन को आगे ले जाया जाए। इस वक्त जो पूरी तरह से कमिटेड है कि इलेक्शन को नहीं होना चाहिए वो मौलाना फजलुर रहमान है। पीपल्स पार्टी पूरी तरह से कमिटेड है कि इलेक्शन होने चाहिए और नून लीग अभी बैन की सिचुएशन में है। और ये जो अभी मीटिंग्स होंगी उसमें अगरचे उन्होंने मंगवा लिया है सारा डेटा, पंजाब से फहरिस्तें मंगवा ली हैं कि जी आप जो टिकट्स हैं राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज के जरिए से नवाज शरीफ ने कि जी आप वो लिस्टें पेश करेंगे कि वो आगे इसीलिए ऐसा लग रहा है कि मुतहर्रिक हो रही है नून लीग। मुझे जरा मीर साहब की तरफ जाने दें, टाइम थोड़ा शॉर्ट है। मीर साहब, आपको क्या लगता है अब पीटीआई के कमज़ोर होने का नून लीग को क्या फ़ायदा होगा? जिस तरह असद भी बात कर रहे थे और हिलाली साहब भी बात कर रहे थे, और आपको लगता है कि ये जो बजट जिस तरह पेश किया गया है वो भी जहन में है नून लीग के कि हमने जिस तरह से एक पॉपुलिस्ट बजट दिया है, रिलीफ दे दिया है आवाम को, तो आवाम को ये याद रहेगा और अब फ़ौरन हमें इंतखाबात में चले जाना चाहिए? देखिए, सब लोगों ने, जफर साहब ने भी और असद ने भी ये बात की कि फलां पार्टी ये चाह रही है, जरदारी साहब ये चाह रहे हैं, नून लीग ये चाह रही है, मौलाना फजलुर रहमान ये चाह रहे हैं। लेकिन हम एक फैक्टर नहीं डिस्कस कर रहे कि देखें इसमें पीछे की भी ख्वाहिश है ना, कुछ चीज़ें हैं, किस तरह से चीज़ें आगे मूव ऑन होनी है। और ये जाहिर है जब पहले भी अब ये डिस्कशन होती थी तो उसमें भी जाहिर है बहुत बड़ा फैक्टर था कि वो भी देख रहे हैं कि इन हालात में इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए। तो अभी मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट सारे इसी पेज पे हैं कि जिसमें वो कहते हैं कि ये जो दबी हुई फजा बनी हुई है ना, जिसमें एक पार्टी दबी हुई है, एक खौफ की फजा है और एक हवा चढ़ी हुई है कि यार इनको तो बड़ा मुश्किल है, इनका कोई टिकट लेके खड़ा होगा। तो उसके लिए क्योंकि नजरियात तो क्या होते हैं, आपने देख ही लिया, ये सारे जितने थे वो सारे एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साइड पे हो गए। तो क्या नजरियाती बात क्या होती है, थोड़ा सा दबाव आता है और वो सारे नजरियात एक साइड पे हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो माहौल जो बना हुआ है उसमें सबको ये समझ आ गई है कि इसी माहौल में धक्का लगाएं और चीजें कर लें, क्योंकि आगे शायद जाके जब डिले करेंगे तो मेरा जाती ख्याल ये है कि डिले करने से
दोबारा पीटीआई रीगेन कर सकती है पोजीशन को। आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है, जैसे हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि जी भूल जाते हैं लोग सारे, तो शायद ये भी चीजें भूल जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपनी वो चीजों को एस्टेब्लिश करेंगे कि देखें जी हमारे साथ ज्यादती हो गई है, तो वो बेहतर पोजीशन में आ सकते हैं। अभी दबे हुए सबको सूट करता है कि इंतखाबात करा दें। ठीक है, राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है जिस किस्म का माहौल है जिसका तस्करा मीर साहब कर रहे हैं, उसमें अवाम किस तरह बिहेव करेगी? नून लीग किस तरीके से, किस बेसिस पर अवाम को मोबिलाइज कर सकती है अपने हक में? देखिए, जो तो ओवरऑल इकॉनमी की सूरत हाल है और जो लोगों की हालत हुई है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि तकरीबन 40% आपके बिलो पॉवर्टी लाइन लोग चले गए हैं पिछले साल सवा साल में। तो उस सूरत हाल में तो लोगों का बिहेवियर ऑब्वियस है, नज़र आ रहा है आपको। अगर वो वोट डालने निकलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल इन जमातों को, नून को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा उसमें। और सबसे ज़्यादा कंसर्न आप देखें, दो आज की खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक 8 जो ब्रोकर हैं स्टॉक एक्सचेंज के, उन्होंने लाइसेंस कैंसिल करने की दरख्वास्त दी है, क्योंकि वहाँ पे वो कह रहे हैं मिस गवर्नेंस की वजह से, गैर यकीनी माशी सूरत हाल की वजह से उनको जो मार्जिनस कॉल कर लिए हैं रेगुलेटर ने, तो वो दे नहीं पा रहे, जेब से देने पड़ रहे हैं ज़ाहिर है उनको, तो वो मसाइल हो गए। दूसरी है, एक पाकिस्तान का जिनको पता है गवर्नर स्टेट बैंक रहे रज़ा बाकर साहब, उन्होंने लंदन में लिटरेरी फेस्टिवल में बड़ी पढ़ी लिखी बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि मैं मोर कंसर्न्ड देन एवर, एक तो ये बात उन्होंने की है। मकामी तौर पे आप देख लें स्टॉक एक्सचेंज सूरत इंटरनेशनली जो है उसमें वो ये बातें करें कि बहुत ज़्यादा मुझे तशवीश है। और दूसरी उन्होंने की है कि जो इंटरनेशनल मॉनिटरी इदारे हैं उनके साथ हमारा राब्ता बहुत ख़राब हो चुका है और उसमें कंटेंट और कम्युनिकेशन दोनों का प्रॉब्लम है। और अगर हम कामयाब किसी स्टेज पे हो भी जाते हैं तो ये जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है पाकिस्तान में इकॉनमी का, वो बड़ा पेनफुल और प्रोटेक्टेड होगा। ये तवील अरसे तक आपको बड़ी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, फिर जाके शायद आपको बहाली की सूरत करे। तो इस सूरत हाल में अवाम का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? आने वाले दिनों में सूरत हाल बेहतर नहीं होनी, मज़ीद ख़राब होनी है। ये पॉसिबल हो सकता है कि वो चाहे कि चलो जल्दी जल्दी करा ले, शायद इस माहौल में हमें कोई फ़ायदा पहुंच जाए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस पीपल्स पार्टी और पीडीएम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होंगे ये इलेक्शन, अगर वो ये समझे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर बिल्कुल वो गलियां हो जाए, सुंजियां मिर्जा यार फिरे, इस टाइप की सूरत हाल हो और रिजल्ट उस तरह के हो जैसे जनरल मुशर्रफ के दौर में रेफरेंडम के आए थे कि जब पोल काउंट हुआ तो पता चला 103% वोट पड़ गए, जिनको बड़ी मेहनत से फिर 97% पे लाया गया। तो इस किस्म की सूरत हाल में तो शायद इनको कोई फ़ायदा हो जाए अगर थोड़ा सा भी नॉर्मल प्रोसेस हुआ इलेक्शन का, जो हमारा नॉर्मल, जो पाकिस्तान का नॉर्मल होता है उस तरह का हुआ, तो मेरा ख्याल है इन पार्टियों को बहुत मुश्किल होगी और ये हंग पार्लियामेंट से भी कुछ चीज़ आगे निकल जाएगी। तो उस हुकूमत को बनाना और इस माशी सूरत हाल में चलाना, मामलात को ठीक करना, सारे आपके ओवरऑल नेशनल इंटरनेशनल जितने भी रिलेशनशिप हैं, इकॉनमी की सूरत हाल है, अदरवाइज पाकिस्तान का इमेज है, उसको ठीक करना ये बहुत मुश्किल काम होगा। बिल्कुल आवाम के लिए और मुल्क के लिए बिल्कुल ये एक मुश्किल सूरत हाल होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।